नमस्कार। हम द्विवेदी युग की विशेषताएं देख रहे थे। द्विवेदी युग की विशेषताओं के अंतर्गत हमने देखा प्रखर राष्ट्रीयता की भावना, उपेक्षित नारी पात्रों का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, विषय परिधि का विस्तार, धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना। इसके बाद अब हम करेंगे आगे द्विवेदी युग की विशेषताओं में अगली विशेषता हम करेंगे प्रकृति चित्रण। 6 हमने कर ली थी, नंबर 7 हम करेंगे प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युग के पहले और बाद में प्रकृति चित्रण होता रहा है। भक्ति काल में स्वतंत्र रूप से नहीं, रीति काल में नायक और नायिका का जहाँ चित्रण हुआ है वहां प्रकृति का निरूपण भी हुआ है। द्विवेदी युग के प्रकृति चित्रण जो है वो उनसे हट करके है, इस अर्थ में हट करके है कि पहली बार प्रकृति का चित्रण स्वच्छंद रूप से होने लग गया। पहली बार प्रकृति जो है सिर्फ नायिका के विरह को उद्दीप्त करने वाली या भावों को उद्दीप्त करने वाली न होकर के स्वतंत्र रूप से उपस्थित हुई है। इस कारण से प्रकृति का चित्रण जो है नए रूप में द्विवेदी युग में दिखाई देता है। ये पहली बार हुआ है इस रूप में प्रकृति का चित्रण। प्रकृति चित्रण के रूप उदाहरण के रूप में हम देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, राम नरेश त्रिपाठी है। इसके अलावा श्रीधर पाठक का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की परिपाटी को स्थापित किया साहित्य में। उन्होंने काश्मीर सुषमा, देहरादून सुषमा की सुषमा, इस तरह से स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की परिपाटी को स्थापित किया। उनकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हम देखते हैं। प्रकृति जहां एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश छिनक छवि छिन छिन धारती। इस तरह से प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण इस काल की कविता में दिखाई देता है। अगली विशेषता हम देखते हैं नीति और आदर्श। नीति और आदर्श हम जानते हैं कि द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव इस युग पर दिखाई देता है। इस काल में पुराणों से, इतिहास से या कल्पना से भी अगर कथा वस्तु ली गई है तो उन कथाओं के पात्र जो हैं वो आदर्श रूप में चित्रित हैं और लगभग हर काव्य में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। इस तरह से इस काल के काव्य में नीति और आदर्श की स्थापना हुई है। इस दृष्टि से हम साकेत को, प्रिय प्रवास को, भारत भारती को, तो सब रचनाओं को लगभग हम इसी दृष्टि से देख सकते हैं कि इन काव्यों में नीति और आदर्श मिलता है। अगली विशेषता है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य भारतेंदु युग में तो हमने देखा कि खुलकर के हास्य व्यंग्य हुआ है, परंतु यहाँ हास्य व्यंग्य जो मिलता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के प्रभाव से कुछ सीमित है। जो हास्य व्यंग्य मिलता है, व्यंग्य में राजनीतिक जो शोषण हो रहा था उस समय, उस पर व्यंग्य किया गया है या सामाजिक कृतियों पर व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य हास्य और व्यंग्य है लेकिन सीमित है। वैसी जिंदा दिली या पकड़पन जो कि भारतेंदु युग के काव्य में दिखाई देता है हास्य व्यंग्य में, वो यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं कला पक्षीय विशेषताओं की। कला पक्ष में सबसे पहले हम देखेंगे भाषा को, और भाषा की दृष्टि से जो सबसे बड़ी विशेषता इस काल में दिखाई देती है वो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्थापना। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग या स्थापना। अब से पहले भारतेंदु युग में हमने देखा कि खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो गया, परंतु काव्य के लिए अभी भी ब्रज भाषा को ही उपयुक्त माना गया और ब्रज भाषा में ही प्रमुख कविताएं उस समय लिखी गई। लेकिन इस काल का महत्व इस रूप में है कि इस काल में खड़ी बोली का उत्तरोत्तर विकास हुआ और काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग जो है इस काल में हुआ। इस काल की भाषा के संबंध में कहा जाता है कि जयद्रथ वध की जो प्रसिद्धि थी
उसने ब्रज भाषा के मोह को भंग कर दिया और भारत की लोकप्रियता जो है वो खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। इस तरह से उस काल की जो खड़ी बोली की रचनाएं हैं, जब उनको प्रसिद्धि मिलने लगी तो इससे स्पष्ट हो गया कि मधुर भावों की अभिव्यक्ति या कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए खड़ी बोली भी उपयुक्त है, और इसके फलस्वरूप खड़ी बोली में काव्य रचना होने लगी और भाषा का परिष्कार हो। जैसा कि हम जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यही काम किया कि उन्होंने भाषा को, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में या साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगली विशेषता हम देखते हैं अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य, इस काल में अनुवाद कार्य देशी और विदेशी भाषाओं की कृतियों को, कविताओं को खड़ी बोली में अनुदित करके हुआ है। अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं हैं, शेक्सपियर है, वायरन है, इनकी कविताओं के अनुवाद हुए। इसके अलावा बंगला भाषा से भी हमारे यहाँ अनुवाद हुए हैं। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने भी अनुवाद किया है। तो इस तरह से इस काल की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं अनुवाद कार्य। नंबर 3 हम करते हैं काव्य रूप। ये हम कला पक्ष कर रहे हैं। उससे पहले जो विशेषताएं हमने देखी हैं ये सारी भावपक्षीय विशेषताएं हैं, और कला पक्ष में नंबर 1 हमने देखा भाषा, दूसरा हमने देखा अनुवाद कार्य, और नंबर 3 हम देख रहे हैं काव्य रूप। काव्य रूप, जैसा कि हमने भारतीय युग में भी देखा कि काव्य 2 प्रकार से लिखा जाता है, प्रबंध या मुक्तक। इस काल में लगभग सभी प्रकार का काव्य यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन प्रमुखता जो है वो प्रबंध काव्य की ही रही है। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य प्रमुख रूप से वो रहते हैं। महाकाव्यों में अगर हम देखते हैं तो साकेत है, प्रिय प्रवास है, तो ऐसे महत्वपूर्ण महाकाव्य इस काल में लिखे गए। अगर हम खंड काव्यों को देखते हैं तो खंड काव्यों में पंचवटी विशेष प्रसिद्ध है, यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की विशेष प्रसिद्ध है, और इस तरह से खंड काव्य भी यहाँ पर लिखे गए, गीति काव्य भी लिखे गए। तो काव्य रूपों में विविधता होते हुए भी प्रमुखता जो है वो प्रबंध काव्य की ही दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं अलंकारों की। इस काल में जो पारंपरिक रूप से जो उपमा विधान चल रहा था वही इस काल में भी मिलता है। इस तरह से उपमा है, रूपक है, इन सब अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फिर हम देखते हैं छंद। छंदों में भी जो संस्कृत के वर्णवृत्त हैं, संस्कृत की जो छंद हैं वो इस काल में प्रयुक्त हुए हैं। विशेष देखने की बात यह है कि इस काल में जो छंद पारंपरिक रूप से चले आ रहे थे, मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग जो है इस काल में देखा जाता है। इसके बाद लगभग वर्णिक छंदों का प्रयोग साहित्य में बंद हो गया। प्रिय प्रवास का उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रिय प्रवास में वर्णिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास के आरंभ में ही दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला, तो इस पंक्ति में द्रुत विलंबित का प्रयोग हुआ है। तो वर्णिक छंदों का प्रयोग इस काल में दिखाई देता है। इसके बाद वर्णिक छंदों का प्रयोग लगभग बंद हो जाता है। तो इस तरह से कला पक्ष में हम भाषा, छंद, अलंकार, काव्य रूप, अनुवाद कार्य इन सबको देखते हैं। प्रमुख कवियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख कवियों में हम जानते हैं मैथिली शरण गुप्त का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम देख सकते हैं, रामहर्ष त्रिपाठी हैं, श्रीधर पाठक हैं। इसके अलावा जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम इस काल में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने उधर शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा है जो भ्रमर गीत परंपरा का ही ग्रंथ है और ब्रज भाषा में है। तो इस ऊधम शतक को ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सत्यनारायण कविरत्न जो हैं वो भी ब्रज भाषा के कवि हैं, जो द्विवेदी हैं। हास्य व्यंग्यात्मक कविता लिखने वाले कवि भी इस काल में हैं, जैसे कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही का नाम इस दृष्टि से हम प्रमुखता से ले सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो द्विवेदी युग की हैं। इसके बाद हम करेंगे छायावाद। नमस्कार।